हेलो, लिखने के लिए क्या पढ़ना है? कल पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, नोट्स लिखने बाकी थे। नहीं नहीं नहीं, दिस यूनिट। यस, रिवाइज करेंगे। चलो, बी रेडी विथ योर नोटबुक, पेन, पेपर, जो भी है आपके पास। लाइटें लगा, अच्छा, कर्टन्स खोल दो सोमेश, सारे कर्टन्स खोल दो। एसी नहीं लगाएगी, एसी नहीं लगेगी, एसी नहीं लगेगी। हाँ चलो, वेरी नाइस। सारे कर्टन उधर कर दो सोमेश। हेलो, हाँ, दिख रहा है क्या? सबको विजिबल है? सारी लाइट बंद कर दिए? दिख रहा है क्या आगे वाले लोगों को? ये ठीक है, बट वहां पे रखो ना लाइटें। ठीक है। वो जो केस चल रहा है ना लड़के का, अभी उसका बेल डिसमिस किया गया और ही इज कंसिडर एज इफ मेजर। सोशल मीडिया पावर। नहीं, जूनल कोर्ट ने तो उसको बेल दे दी थी ना, ऑन ग्राउंड्स ऑफ 3-4 ग्राउंड्स, विच इज वेरी डिसगस्टिंग। तो अभी उसको मेजर कंसिडर किया गया। उसके ही इज कंसिडर एज इफ, ऐसा है, ऐसा बोलना है लोगों का कि 17 साल का होके भी विदाउट लाइसेंस गाड़ी इतना रेस करता है, गाड़ी चलाता है, 17 साल का होके भी अल्कोहल कंज्यूम करता है, देन देन व्हाई नॉट कंसिडर हिम मेजर? 17 साल का होके भी 2 मर्डर हुआ उसके इससे, एक्सीडेंटल, तो दैट इज व्हाई इज कंसिडर एज मेजर। अभी उनके फैमिली का एक अच्छा चिट्ठा खुल रहा है। उसके फादर तो ऑलरेडी अरेस्टेड है, देन द केस इज गोइंग ऑन हिज ग्रैंडफादर एज वेल। Grandfather, who is already in the court.
वी आर राइटिंग न्यू पॉइंट, इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है। उसमें नंबर वन, कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, एंड नंबर टू, कॉन्ट्रैक्ट बाय कंसीलमेंट। हर्षवर्धन, सुयांश, प्रेरणा, ऋतुजा, ऋतुजा अपनी है, हाँ, ऋतुजा अपनी है। शिवम, शिवम भी अपना है। हर्षवर्धन न्यू स्टूडेंट है क्या? हर्ष, अच्छा अच्छा, हर्ष भी अपना है। चलो लिखो, गारंटी ऑब्टेन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, दूसरा गारंटी ऑब्टेन बाय कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। ऐसा खुद को बोलो, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, सो दैट विल क्रिएट ऐसा। एग्जैक्टली exactly, इसके लिए बोला, उसके उल्टा बोलो। सवेरे 6 बजे से लाइट नहीं है, ऐसा मुझे वॉचमैन बोल रहा था, 6, 6:30 से। गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट इसका थर्ड पॉइंट है, 1, 2, 3। गारंटी ये लिख लो, बोल्ड में जो है वो, उसका इसका वाला एक्सप्लेनेशन लिखेंगे एग्जाम में, ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। लिख ही लो। मुजम्मिल, इधर से दिख रहा नहीं होगा तो तू भी उधर शिफ्ट हो जा, दिख रहा है। कार्तिक दिख रहा है क्या? ये एक आधी लाइट लगा दो, बहुत ही वो अंधेरे में हो गया, एक आधी लाइट लाओ। बीच में की लगाओ, मतलब वो सबको इक्वली। फर्स्ट आगे का मत लगाओ, हाँ वो बीच में की ठीक है। हाँ रहने दो, रहने दे, रहने दे। डन। देन लिखो, जिसका हो गया है वो हेडिंग डाल के रख दो, राइट्स ऑफ श्योरिटी, राइट्स ऑफ श्योरिटी, राइट्स ऑफ श्योरिटी। जिसको आलस वगैरह आ रहा है, पानी पी लिया करो, तुम लोगों को देख के मेरे को आलस आता है फिर, क्लास में आ ऊ चलता रहता है। ये क्या लॉजिक है, मुझे आज तक नहीं समझा। अच्छा, कॉर्नर वाला, खिसक जाने का। डन। चलो लिखो, राइट ऑफ श्योरिटी। नहीं नहीं नहीं, अगेंस्ट डेटर पहले लिखना है। राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, नंबर वन राइट है, राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, वन में ए करो, 1A। अभी प्रिंसिपल डेटर के क्या राइट है? राइट ऑफ सब्रोगेशन। राइट ऑफ सब्रोगेशन लिखो, when surety pays debt, when surety pays debt on default of principal debtor, on default of principal debtor,
when surety pays debt on behalf of, on default of principal debtor, then surety is liable to recover from the principal debtor. That is, to recover, then surety is liable to recover from principal debtor. That is, surety will have, that is, surety will have all the right, surety will have all the right which creditor had, surety will have all the right which creditor had against the principal debtor, which creditor had against the principal debtor. This right is known as right of subrogation. This right is known as right of subrogation. Surety has the right of subrogation नहीं बोल सकते. The surety, the right which surety can exercise, that is nothing but subrogation. उसके आगे लिखो, that is surety step into shoes of creditor. That is surety step into shoes of creditor. Surety step into shoes of creditor. फिर लिखो नेक्स्ट 1B, ऐसे लिखो 1B, implied promise to indemnify surety. ये तो आप ऐसे यू ही लिख सकते हो. सब्रोगेशन का ये हो गया. अभी पॉइंट नंबर 2 है, उसमें आप 1B लिखो. राइट अगेंस्ट डेटर ही चल रहा है इसके लिए. 1B क्या लिखोगे? implied promise to indemnify surety. उसमें लिखो surety is entitled to recover from principal debtor whatever sum has he has rightfully paid. ये राइट अगेंस्ट क्रेडिटर फिर 2 होगा और ये 2A होगा. नहीं, जिसका हो गया है वो 2 सेकेंड राइट लिख सकता है और 2A लिख सकता है. 2A लिख के रुक जाओ, अपने को उसका एग्जाम्पल लिखना है. सेकेंड राइट. बस. यस. सारे यूनिट से ये बड़ा है ऐसा नहीं. यूनिट 3 सबसे बड़ा है.
टेक्निकल है। ये अभी एंटर का सिलेबस आपको आया है ना, तो थोड़े आपके बुद्धि के ऊपर ही रहेगा। मतलब आप जो इमेजिन नहीं कर रहे हो उससे थोड़ा ज्यादा रहेगा, बट इट इज इजी। रोहन लेट क्यों होता है रोज? उठता 8 बजे हूँ, तो जल्दी उठा कर। ये थोड़ी रीजन है। मैंने भी क्लास के बाद अगर बैन कर दिया तो 9 के बाद लॉस हो जाएगा। दैट इज द सिली रीजन। अभी कल से 7:30 बजे उठा कर। चलो, लिख लिया, डन। अभी एग्जाम्पल लिखना है। इधर भूषण लिख लिया क्या? नई नोटबुक बनाई क्या? बनाई, अच्छा। लिखो लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। फैन चाहिए? फैन तो लगा लो ना एटलीस्ट यार। चलता नहीं है। क्या करे, डोर खोले क्या? चलो डोर खोल दो। कुछ कर नहीं सकते अपन, अभी गर्मी, डोर ही खोलना पड़ेगा। जब बाहर वाले बोलेंगे डिस्टर्ब हो रहा है, खिड़की, अरे धूप आएगी बेटा, बहुत धूप आएगी, तुम लोग बैठ ही नहीं पाओगे। देख तुम लोगों को जमता है तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हाँ, चलो ठीक है। हाँ, उधर से भी कुछ हवा ही तो। श्योरिटीज राइट टू बेनिफिट क्रेडिटर्स, उसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। लिखो एग्जाम्पल, लिख लिया ना पॉइंट। A took loan of 10 lakh from C. A took loan of 10 lakh from C. B become B became guarantor, और B became श्योरिटी लिख दो। अभी आपको श्योरिटी का कंसेप्ट पता है। सो B became श्योरिटी प्लस, ऐसा PLUS करके लिखो, प्लस, आई मीन आप ऐसा प्लस लिखोगे, इसके लिए मैंने बोला। चलो, A A kept mortgage, A kept his vehicle document, A kept his vehicle document as a mortgage towards C. He kept his vehicle documents as a mortgage towards C. Towards C. Collateral security. A kept collateral security भी बोल सकते हो। A kept mortgage ब्रैकेट में security लिख दो। A kept security towards C, which amounts to, security amounts to 8 lakhs. Security amounts to 8 lakhs. If 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 principal debtor could not pay the loan amount, principal debtor could not pay the loan amount, if principal debtor could not pay the loan amount, then surety will just have to pay, surety will just have to pay how much? 2 lakhs. उसके आगे लिखो, he will take benefit of security, he will take benefit of creditors security. Right to set off,
क्रेडिटर सिक्योरिटी बोला जाता है। इसका ऐसा इसके लिए क्योंकि अल्टीमेटली क्रेडिटर लोन पे कर रहा है, तो फॉर द टाइम बिंग वो सिक्योरिटी किसका हुआ? क्रेडिटर का हुआ, क्योंकि वो उसके पास गिरवी रख रहा है, इसके लिए ऐसा बोला जाता है। वो मॉर्गेज तो डेटर का ही रहेगा, बट अगर डेटर ने पैसा नहीं दिया तो देन सिक्योरिटी विल बी रिकवर्ड बाय क्रेडिटर। सेकेंड राइट लिखो, टू बी। होता है, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। क्योंकि जनरली जो लोन प्रोवाइडर है, छोटा मोटा लोन के लिए गारंटर ठीक है, बट अगर कोई बड़ा लोन होता है तो वो गारंटर के साथ साथ मॉर्गेज भी रखते हैं, सिक्योरिटी भी रखते हैं, ताकि दोनों ही वेले निकले। 10 लाख से ज्यादा, हाँ, जनरली यू आर टेकिंग लोन ओनली बाय गिविंग कोलैटरल सिक्योरिटी, देन इट इज मैंडेटरी कि 10 लाख का लोन है तो 11-12 लाख का सिक्योरिटी रखना चाहिए, बट यू हैव गारंटर, सो देन यू कैन कीप सिक्योरिटी अप टू 8 लाख, 9 लाख और 10 लाख, है ना, डिपेंड्स। सबके टर्म्स एंड कंडीशंस लोन के अलग रहते हैं। इनफैक्ट एवरी बैंक के, सारे बैंक्स नेशनलाइज्ड है, बट सारे नेशनलाइज्ड बैंक के टर्म्स एंड कंडीशंस अलग रहते हैं। मुझे आवाज क्यों आ रही है पीछे से, कल 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 कल? सेकेंड राइट लिखो, टू बी, राइट टू सेट ऑफ। पहले ही डोर खुला है, मुझे पढ़ाते वक्त किसी का डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। सेट ऑफ, इसमें लिखो द श्योरिटी में हैव, श्योरिटी में हैव बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ if any, if any that, if any that principal debtor had against creditor. Surety will have benefit of set off if any that the principal debtor had against the principal debtor had against the creditor. Example, okay. Mr. X took a loan from Mr. Y. लिखो, एग्जाम्पल लिखो। मिस्टर एक्स टुक अ लोन फ्रॉम मिस्टर वाई ऑफ 50,000 रुपीज। मिस्टर एक्स टुक 50,000 लोन फ्रॉम वाई, जैसे भी लिखो। द लोन विच वॉज गारंटीड बाय जेड, विच वॉज गारंटीड बाय जेड। देर वॉज अनदर contract between X and Y. There was another contract between X and Y where Y had to pay 10,000 to X. X and Y, where Y had to pay 10,000 to X. On default of X, on default of X, surety, that is Z, on default of X, surety, that is Z, can claim the set off. बाहर ठंडा है, can claim the set off, that is he will just have to pay rupees 40,000. He will just have to pay rupees 40,000. फिर 2C लिखो, 2A 2B हो गया, अभी 2C लिखो, .2C, 2C, यस। आयुष फोटो निकालता है फिर बाद में लिखता है, उल्टा ज्यादा टाइम होता है, वेस्ट होता है। एक बार पढ़ के लिख लेने का, 2 बार ही आपको पढ़ना पड़ता है हार्डली।
चलो डन। नहीं नहीं नहीं, समझ पाओगे ना? पढ़ते ही तो नहीं हो। चलो, राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज। राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज, उसके पहले को श्योरिटीज का मीनिंग लिख लेंगे। उसमें आपको क्या लिखना है? राइट नंबर वन, ये थर्ड राइट है तो 3A होगा ये, और ये 3B होगा। को श्योरिटी इज लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली फॉर डिस्चार्ज ऑफ होल डेट, ऐसे लिख दो, एक लाइन में खत्म कर दो। पहले को श्योरिटीज का मीनिंग लिखो, देन राइट नंबर वन 3A, को श्योरिटी इज लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली फॉर डिस्चार्ज ऑफ होल डेट। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे 3B का। यहां तक कंप्लीट करके बताओ मुझे। फॉर डिस्चार्ज ऑफ होल डेट, वो हाईलाइटेड लाइन लिखना है, उसके आगे कंटिन्यू करो। राइट नंबर वन, ओनली नंबर वन राइट इन वन लाइन। सेकेंड राइट में हेडलाइन लिख के उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। यस, को श्योरिटी इज लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली फॉर डिस्चार्ज ऑफ होल डेट। तुम लोग ऐसे बार बार बाहर ध्यान दोगे तो मुझे डोर बंद करना पड़ेगा। आते जाते रहेंगे लोग, इग्नोर करो। नेक्स्ट ईयर तो 50 तक टेम्परेचर जाएगा। इन सम नेक्स्ट ईयर्स 55 तक तो ह्यूमन कैनॉट सर्वाइव ना। 55 तक तो नहीं। क्या हो गया आकांक्षा? गर्मी हो रही है? थोड़ा सा तुम लोग जो चिपक के थोड़ा दूर दूर बैठने का ट्राई करो, है ना? अनइजीनेस होता है ऐसा, दूर दूर बैठो सो दैट थोड़ा इफ यू विल फील बेटर। हाँ चलो 3B का एग्जाम्पल लिखो।
कार्तिक इधर फैन में शिफ्ट हो जा। एग्जाम्पल लिखो। देर इज अरेंजमेंट बिटवीन को श्योरिटीज ए बी सी। There is arrangement between co-sureties A, B, C for the debt of 4 lakh rupees. For the debt of 4 lakh rupees. But could guarantee, Mr. C could guarantee only up to 1 lakh rupees. Mr. C could guarantee only up to 1 lakh rupees. So the remaining amount more than the limit. So the remaining amount more than the limit guaranteed by C. So the remaining amount more than the limit guaranteed by C should be bear by other co-sureties equally. Should be bear by other co-sureties equally. Should be bear by other co-sureties equally. चलो अभी स्क्रीन के पास ध्यान दो, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. वी हैव कंप्लीटेड द यूनिट. ओके, रीड क्वेश्चन नंबर 1. कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? बोलो, व्हाट इज द ऑप्शन आंसर? आंसर इज सी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का डेफिनेशन है ये तो, है ना? सो आंसर इज सी. रीड नंबर 2. गारंटी है, इंडेमनिटी है कि कौन सी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है? एक्स का शेयर सर्टिफिकेट खो गया है, उसने डुप्लीकेट के लिए अप्लाई किया. कंपनी बोली कि इशू करेंगे, लेकिन कंपनी को अगर कुछ लॉस हुआ, जिसने ओरिजिनल सर्टिफिकेट जिसके पास है उसके वजह से, तो यू विल हैव टू कंपेंसेट द कंपनी. क्या हो गया? किसका लगता है आंसर ए? किसको लगता है आंसर इज बी, सी और डी? क्या प्रॉब्लम हुआ? आंसर इज ए. सेक्शन 124 एंड 125 डील्स विथ इंडेमनिटी है कि गारंटी है? पक्का? Not required. Where A obtains housing loan from LIC Housing, and if B promise to pay LIC Housing in the event of A failing repay, it is contract of श्योरिटीशिप हो गया, इधर गारंटी है. रीड नंबर 5 क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन. टेक टाइम एंड रीड.
किसने गारंटी लिया है, कौन श्योरिटी है, वो देख लो. व्हाट कुड बी द आंसर? किसको लगता है ऑप्शन ए इज द आंसर? बी? एवरीवन? सी? डी? बाय बी इज द आंसर. पांच का गारंटी लिया था उसने, 9 खरीदे, तो अगले 4 के लिए वो लाइबल नहीं है. कंपोजिशन हो गया यहाँ पे. सो श्योरिटीज लाइबिलिटी विल गेट डिस्चार्ज. नेक्स्ट रीड करो क्या हो रहा है. 50,000 के लोन का गारंटी दिया. ए ने बी को दिया. बाद में ए ने 10,000 का ही लोन दिया. आफ्टरवर्ड्स, विच इज द करेक्ट ऑप्शन? हु थिंक इट्स ए? बी? बी? क्यों गौरव, वाई बी इज द ऑप्शन? ओके. सी? डी? बाकी लोगों को क्या हुआ? क्या? बी इज द ऑप्शन ना. बी इज द आंसर. भले ही गारंटी 50 का लिया, 10 लोन तो 10 का दिया, भले ही चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशंस है, बट क्या विच इज इन फेवर ऑफ श्योरिटी? डेफिनेटली आंसर वुड बी बी. क्या हाथ ऊपर करने को भी गर्मी हो रही क्या? सोच रहे थे. नंबर 7, guarantee is valid even if dash is in incompetent to contract. Who? प्रिंसिपल डेटर इनकम्पिटेंट रहा तो चलेगा, बट श्योरिटी इनकम्पिटेंट रहा तो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड हो जाएगा. श्योरिटी हैज अ राइट ऑफ इंडेमनिटी एंड राइट ऑफ सब्रोगेशन अगेंस्ट. सब्रोगेशन और इंडेमनिटी राइट किसके था? अगेंस्ट. अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर. In contract of guarantee, for whom guarantee given is called? For whom guarantee is given is called as? अरे, जिसके लिए गारंटी दिया है, मतलब जिसके डिफॉल्ट करने पे गारंटी दिया है, वो कौन हुआ? प्रिंसिपल डेटर. श्योरिटी मतलब द पर्सन हु गिव्स गारंटी. ओके, द पर्सन फॉर whom guarantee is given is debtor and the person to whom guarantee is given is a creditor. Simple. हाँ. I want you to solve question number 3. We will discuss then solve. Mr. X is employed as a cashier on monthly salary of rupees 12,000 by ABC Bank for a period of 3 years. इतना तो समझा. X, ABC बैंक ने X को क्या किया है? कैशियर का रोल दिया है, जॉब दिया है, 12,000 रुपए उसकी सैलरी है पर मंथ. Y गिव श्योरिटी फॉर X गुड कंडक्ट. जो बैंक का मैनेजर है उसको वाई ने बोला, देख उसको तू जॉब पे रख सकता है, अच्छा है, अच्छा बच्चा है वो, कोई गफला नहीं करेगा, लॉस नहीं होगा. अभी कैशियर की जगह पे किसी को रखना मतलब एक रिस्क का काम होता है ना. इसके लिए उसका गारंटी किसने लिया? वाई ने लिया. डेटर कौन हुआ अपने एग्जाम्पल में? एक्स इज अ डेटर, प्रिंसिपल डेटर. मैनेजर, मैं एबीसी बैंक बोलूं? एबीसी बैंक कौन हुई? वी कैन से क्रेडिटर. ओके. बाय कौन हुआ? श्योरिटी. एक्स के गुड कंडक्ट का या एक्स के परफॉर्मेंस का किसने गारंटी लिया?
वाई ने गारंटी लिया, बोले आप इसको बिंदास जॉब पे रख लो, मैं गारंटी देता हूँ, अच्छा है, गफला नहीं करेगा। आफ्टर 9 मंथ्स, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल का बॉन्ड है। आफ्टर 9 मंथ्स द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बैंक डिटोरिएट्स, बैंक थोड़ी सी फाइनेंशियल पोजीशन बैंक की खराब हो गई। देन एक्स एग्रीज टू एक्सेप्ट लोअर सैलरी ऑफ 10,500। अभी बैंक का कंडीशन डिटोरिएट हुआ तो अरेंजमेंट किन दोनों के बीच में हुआ होगा? एक्स के बीच में। ये जो मिस्टर एक्स है मतलब डेटर, ये एक्स है और ये कौन है? एबीसी बैंक का मैनेजर, आई कैन से। तो इन दोनों के बीच में अरेंजमेंट हुआ होगा। एबीसी बैंक का मैनेजर बोला होगा, देख थोड़ी फिलहाल मंदी चल रही है, लॉस चल रहा है, तो तू क्या कम सैलरी एक्सेप्ट करेगा क्या? तो एक्स ने क्या बोला कि चलेगा, 12,000 जो मैं सैलरी थी वो मैं अभी 10,500 एक्सेप्ट कर रहा हूं। उसके मर्जी से एक्स एग्रीड टू एक्सेप्ट द लोअर सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ फ्रॉम द बैंक। मतलब अरेंजमेंट किन दोनों लोगों के बीच में हुआ है? बैंक एंड डेटर, मतलब क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर एंड क्रेडिटर। यहां तक किसी को डाउट है? किसी को भी नहीं, ओके। 2 months लेटर इट वॉज फाउंड दैट 9 महीने आफ्टर 9 मंथ्स, 9 महीने के बाद बैंक की पोजीशन खराब हुई। आफ्टर 9 मंथ्स ही वॉज रेडी टू एक्सेप्ट द सैलरी ऑफ 10,500। यहां तक ठीक था। फिर इसके आगे की 2 महीने बाद बोल रहे 2 months लेटर इट वॉज फाउंड दैट एक्स हैज मिस अप्रोप्रिएटेड कैश। एक्स ने कैश का गफला कर दिया। सिंस द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, मतलब क्या, जब से वो ज्वाइन हुआ है तब से वो कुछ ना कुछ कैश का गफला कर रहा है, कैश का चोरी वोरी कर रहा होगा। अभी के ऑडिटिंग में समझ में आया कि तब से कैश गायब हो रही है थोड़ी थोड़ी करके। नाउ मुझे बताओ, व्हाट वुड बी द लाइबिलिटी ऑफ वाई, दैट इज श्योरिटी। सोचो, एक्स था डेटर, एक्स के परफॉर्मेंस का गारंटी दिया वाई ने, वाई बन गया श्योरिटी। किस परफॉर्मेंस का? कि अच्छा काम करेगा, इसको काम पे रख लो। तो बैंक मैनेजर, एबीसी बैंक मैनेजर एज अ क्रेडिटर काम पे रख लिया, क्योंकि दैट विल प्रोवाइड हिम अ सैलरी 12,000 पर मंथ के हिसाब से। आफ्टर 9 मंथ्स द कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बैंक बिकेम डिटोरिएटेड। तो क्या हो गया? एक्स का सैलरी कितना किया गया? 10,500। ये 10,500 एक्स का सैलरी होना, ये अरेंजमेंट किन दो लोगों के बीच में हुआ है? टेल मी। डेटर एंड क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर एंड क्रेडिटर। अगर श्योरिटी को कन्वे किए बगैर, श्योरिटी को कन्वे किए बगैर कोई अरेंजमेंट होता है तो क्या श्योरिटी उसके लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होता है? ऐसा तो मुझे लगता है। अभी इसमें और क्या पॉइंट है जो आपको लगता है या आंसर का पार्ट होना चाहिए? टेल मी प्लीज, प्लीज टेल मी, is Y is liable for his misappropriation or not? Y is liable, Y is liable। अच्छे से काम करेगा और उसने अच्छे से काम नहीं किया। हम्म, आगे जाके गफला किया, बट एक एक चीज हुई बीच में, बैंक का कंडीशन जब डिटोरिएट हुआ तब एक्स का सैलरी रिड्यूस कर दिया गया, जिसकी खबर श्योरिटी को नहीं थी। दैट विल बी, सी, 12,000 का सैलरी और 10,500 का सैलरी विल बी मटेरियल फैक्ट फॉर द श्योरिटी। ये एक मटेरियल सर्कमस्टांसेस है जो कि श्योरिटी को कन्वे करना चाहिए। ये तो मटेरियल है ना, सैलरी इज मटेरियल, टेन्योर इज मटेरियल, कंडीशन इज मटेरियल, दैट इज मटेरियल। अभी एक्स का रोज टिफिन मैनेजर खा रहा है, ये श्योरिटी को बताना इज नॉट मटेरियल। बट अगर एक्स का सैलरी रिड्यूस हुआ है तो बताना इज मटेरियल ना, बिकॉज गारंटी इज गिवन बाय श्योरिटी। सो श्योरिटी को क्या कुछ मटेरियल सर्कमस्टांसेस के बारे में या कुछ मटेरियल चेंजेस के बारे में मालूमात दी थी? फिर बोलो गौरव।
एग्जैक्टली exactly. ये तो ये तो लॉजिक हुआ, बट अपने पास ऐसा कंसेप्ट भी है, इफ एनी मटेरियल चेंजेस इज मेड in the contract which is unknown to the surety, then surety's liability will get discharged or over. आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए? सैलरी के लिए गारंटी दिया था क्या? सैलरी के लिए गारंटी देना मतलब तो क्रेडिटर के लिए गारंटी देना हुआ. गारंटी वॉज गिवन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ डेटर, नॉट द क्रेडिटर. सैलरी क्रेडिटर देगा ना, डेटर काय को देगा? डेटर के परफॉर्मेंस या गुड कंडक्ट के लिए गारंटी दिया था, है कि नहीं? अब वो पॉइंट से सोचो, आप आंसर कैसे लिखोगे? हम्म. हम्म. That is guarantee. That guarantee is for the specific transaction and not the series of transaction. Series of transaction में ऐसा होता है कि जब तक है तब तक श्योरिटी का लाइबिलिटी है, फॉर द फ्यूचर ट्रांजेक्शन इट इज नॉट लाइबल. कंसिडर दैट ट्रांजेक्शन एज अ होल. इसको जॉब पे लगाओ, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, इसके परफॉर्मेंस की. अगर ये मिसअप्रोप्रिएट करता या ऐसा नहीं होता कि उसका सैलरी गॉट रिड्यूस एंड देन एक्स कुड एक्स मिसअप्रोप्रिएटेड द कैश, फिर वाई विल हैव टू पे. बट यहाँ पे चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशंस है, वरायंस इन टर्म्स ऑफ कंडीशंस है, तो वाई बोलेगा फिर आप ही कर रहे हो तो मैं क्यों आऊं? है ना? क्या बोल रहा है गौरव? एग्जैक्टली. एग्जैक्टली वरायंस है ना, वो एकदम ऐसा गुस्सा उसको. लॉजिक समझा क्या? अपने को दिमाग नहीं लगाना है, एक बात बोलू, दिमाग नहीं लगाना है. क्वेश्चन में जो गिवन है दैट विल बी फैक्ट फॉर अस. इफ इट इज गिवन इन क्वेश्चन कि श्योरिटी को कन्वे किया है तो सवाल ही नहीं उठता, तो श्योरिटी को देना पड़ेगा. बट इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन वी विल अज्यूम एज श्योरिटी को कुछ बोला नहीं है, अरेंजमेंट सिर्फ दो लोगों के बीच में हुआ है, 10,500 का मैनेजर और डेटर के बीच में. सेक्शन 123 क्या बोलता है? इफ देर इज एनी वरायंस और चेंज इन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज अननोन टू द श्योरिटी, then surety won't be liable for this transaction. Answer is as simple as this. Can you write answer on your own कि मैं लिखवा के दूं? That is not continuing guarantee. That is guarantee given for specific transaction. Continuing guarantee में क्या होता है? यहां से पहले लाइबल है, यहां से बाद लाइबल नहीं है, बट दैट इज अ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन. मैं गारंटी दे रहा हूं इसके परफॉर्मेंस की एज ए होल. ये नहीं कि ये महीने का परफॉर्मेंस, अगले महीने का परफॉर्मेंस, अलग अलग गारंटी नहीं दिया है, गारंटी गिवन एज अ होल. तो रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब फ्रॉम द डे वन जिसने गफला किया है, ही विल बी होल एंड सोल लाइबल. श्योरिटीज लाइबिलिटी विल गेट डिस्चार्ज. इसको लिखवा के दूं क्या मैं, कि आप लिखोगे? आप लिखते हो? लिखो भला, ट्राई करो. कोई भी रेफर नहीं करेगा, मैं और लिखवा के देने वाली हूँ. आप आपके मन से कैसे लिख पाओगे? आई जस्ट वॉन्ट प्रोविजन फर्स्ट पैराग्राफ, और सेकेंड पैराग्राफ में मुझे क्या चाहिए? आपका कंक्लूजन एंड रिलेट विद द आंसर, दैट इज फैक्ट एंड कंक्लूजन. बोलो. 23 नहीं, 33. 133 रे.
सेक्शन 133 वराइंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये 125 आगे से 125 के आगे से तो ये चैप्टर शुरू होता है ना, इंडेमनिटी। कुछ नहीं, आपका 5-6 लाइन का आंसर होगा ज्यादा से ज्यादा। मुझे देखना है आप कैसे उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, कैसे फेस कर रहे हो, इन योर ओन लैंग्वेज, इन योर ओन वर्ड्स। किसी को कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं है। आप कैसे लिखते थे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता था, तो इतने पढ़ाई पे वो मुझे देखना है बस। आजू का मत देखो, बाजू का मत देखो, अपना अपना लिखो। मैं लिखवा के देने ही वाली हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है कुछ भी। जो में है वो लिखो। चार पांच आंसर सुनूंगी मैं। नकुल तो बीच में एक दिन नहीं आया था, तेरा मिस हो गया है तो वो लेक्चर देख लेना। जो जिसका भी ये वाला चैप्टर के 4 दिन में कुछ भी मिस हुआ है तो लेक्चर देख लो, क्योंकि कुछ कंसेप्ट फिर आप मिस कर जाओगे। गौरव का भी मिस हुआ है आई गेस, पहले 1-2 दिन का, पिछले हफ्ते का, ये वाले चैप्टर का कुछ भी नहीं। अच्छा, लिख लिया, लिखो। सागरिका, सागरिका आज ऑफलाइन है, नहीं है क्या? बहुत ही लेट ज्वाइन हुई तू। हाँ, किसने लिखा? रीड करो आंसर, हाँ रीड करो, कर रीड गौरव। परफेक्ट। हाँ, शर्विन रीड कर। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, ओके ग्रेट। हम्म, बाय बाय। क्रेडिटर एंड डेटर, चलो वेरी नाइस। और हाँ करो रीड। एग्जैक्टली, very nice. Material change is the word, or change in material circumstances, that is the keyword that should be there in your answer, huh? Yes, read karo।
एग्जैक्टली। परफेक्ट। तनुजा लिखा क्या? रीड करो। नहीं लिखा। सिया रीड करो। वाई इज लाइबल और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन। मतलब वाई लाइबल है क्या मिस अप्रोप्रिएशन के लिए? सैलरी का तो कुछ सवाल ही नहीं आता है। सैलरी इज जस्ट अ टर्म एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन, व्हाट अबाउट एक्स ने फ्रॉड किया? क्वेश्चन वही पूछा है कि एक्स ने जो फ्रॉड किया, मिस अप्रोप्रिएट किया, उसके लिए क्या वाई लाइबल है? तो आंसर इज वाई लाइबल नहीं है, क्योंकि देयर वाज वरायंस इन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मेन मटेरियल कंडीशन में चेंज है। तो किसको बताना चाहिए था आपको? श्योरिटी को इन्फॉर्म करना चाहिए। इधर आर्या रीड करो। अच्छे से नहीं लिखा है, फिर जैसे लिखा वैसे रीड करो, कोई बात नहीं। बाकी है। हाँ, करो। आई वॉन्ट प्रोविजन एंड कंक्लूजन। करेक्ट। करेक्ट। हाँ, चैताली। हम्म। करेक्ट। परफेक्ट। रोहन लिखा क्या? पढ़ो। अरे अरे, आराम से आराम से। ओके। मेरे को उसने क्या बोला, सुनाई दिया क्या पीछे वाले? अच्छा, क्या चेंज इन वरायंस इन टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है ना रोहन? वो नहीं लिखा? फिर क्या, थोड़ा जोर से पढ़। ठीक है, मैं तेरा आंसर चेक करती हूँ क्लास के बाद। आई मतलब आई कैन नॉट हियर, तो आई कैन नॉट जस्टिफाई। क्वेश्चन नंबर 4। E contracts with B for fixed price to construct house for B within stipulated time. Time भी फिक्स है, प्राइस भी फिक्स है। B would supply necessary material to be used in the construction. क्या किया? ए क्या बोल रहा है, मैं तेरे को काम करके दूंगा, बट मटेरियल सप्लाई किसने करना है? तूने करना है। मतलब बी ने करना है, मतलब डेटर ने करना है। सी गारंटी एज परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सी ने क्या किया? गारंटी दिया। किसके परफॉर्मेंस का? ए के परफॉर्मेंस का। नॉट सप्लाई द मटेरियल एज पर द एग्रीमेंट। बी ने मटेरियल सप्लाई नहीं किया। इज सी डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी? कौन सा पॉइंट है? पेंट वाला। एक्ट ओमिशन। कौन सा सेक्शन? अच्छा, सेक्शन आपको नहीं याद करवाया था। और ओमिशन वाला पॉइंट होगा।
ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है एक्चुअली, दिखता प्रोविजन के तरह, बट दैट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. Exactly. So in this question, you will have to firstly determine who is debtor, who is creditor, who is surety. Okay. And then you will have to answer क्या सी उसके लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया है या नहीं हुआ है. हो गया क्या? हाँ, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि उसको जो रिक्वायर्ड मटेरियल है जो कॉन्ट्रैक्ट में के टर्म्स एंड कंडीशंस है वो प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है. ए. क्वेश्चन नंबर 4 आंसर लिखो. कौन क्या बोल रहा है पीछे से? बाहर से. अच्छा. क्वेश्चन नंबर 4. 3 का आंसर लिखवा के दू, क्योंकि मोस्टली सबका करेक्ट लगा तो मैंने नहीं दिया. चाहिए आंसर? According to section 134 of Indian Contract Act, if there is any variance in terms of 133 of Indian Contract Act 1872, if there is any variance in any terms and condition of the contract with regard to material circumstances, would discharge the surety's liability. That is the provision. Now conclusion ka part. In the given case, Y was surety for the contract between X and ABC Bank. Now Y has further, after 9 months, the salary due to deterioration in financial position of the bank, salary of Mr. X got reduced to 10,500, which was arrangement between ABC Bank and principal debtor, which is unknown to surety, or which is without consent of surety. जो इसने लिखा without consent of surety, and hence the liability of Y will get discharged towards misappropriation. मुझे सबका आंसर सही लगा. बस कीवर्ड आपके है कि variance in term of contract or change in terms and condition of a contract with regard to material circumstances, that should be the keyword. That is the provision. Now बाद में जब conclusion लिखते हो तब आप fact of the case के साथ relate कर सकते हो, and you can write then why that is surety is not liable for the misappropriation of amount. अभी भी लिखवा के देना है तो देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखो. लिख पाओगे? लिखो. आई विल डिक्टेट. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्रॉस रेफरेंस दो. क्रॉस रेफरेंस दो, बाद में देखोगे. कभी भी क्वेश्चन के आंसर्स हमारी जो लॉ की नोटबुक है उसके पीछे से हम उल्टा लिखना चालू करते हैं. रेगुलर नोट्स में क्वेश्चन आंसर मत लिखना. जो नए वाले बच्चे हैं पीछे से उल्टा लिखो, ठीक है? क्या? नंबर 4. According to Section 134 of Indian Contract Act 1872, the surety is discharged. The surety is discharged by any contract between. The surety is discharged by any contract between creditor and principal debtor. By any contract between creditor and principal debtor, by which, क्वेश्चन 4 का आंसर बोल रही हूं मैं, by which principal debtor discharged, by which principal debtor discharged, or by act, or by act, or permission for the
or by act or omission for the creditor the legal consequences of which is the discharge of principal debtor, is the discharge of, लिखो उन्नति, मिस हो गया, of the discharge of principal debtor in the given case, B omits to supply necessary construction material. B omits to supply necessary construction material. Hence, C is necessary construction material. Hence, C is discharged from the liability. Question number 5. I want you to solve question number 5. Discharge from the liability. यहाँ पे ध्यान देना सब लोग. Mr. D was in urgent need of money amounting to ₹5 lakh. मुझे कौन ये क्वेश्चन रीड करके अच्छे से एक्सप्लेन करेगा सबको? एनी वॉलंटियर? नो वन? हाँ करो, क्वेश्चन रीड करो, हिंदी में सबको एक्सप्लेन करो थोड़ा जोर जोर से. Without any contract between them, in case of default and repayment of money by D to pay. C in default and payment. D refused to contribute. Then whether D can escape liability. समझाओ इसमें डेटर कौन है? डेटर, प्रिंसिपल डेटर इज डी. ओके, प्रिंसिपल डेटर इज डी. हु इज क्रेडिटर? ए के. हाँ, के इज द क्रेडिटर. नो प्रॉब्लम. कितने का है? 5 लाख रुपए का. लोन के लिए क्या गारंटी किन लोगों ने दी है? ए बी एंड एन. A, B and so guarantee is given by A plus B plus N. क्या ये को श्योरिटीज का कॉन्ट्रैक्ट बन गया? हाँ, को श्योरिटीज का कॉन्ट्रैक्ट बन गया. डी ने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में. डी ने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में. अब किसको पे करना पड़ेगा? ए बी एंड एन को श्योरिटीज को पे करना पड़ेगा. कंट्रीब्यूट. बी जाओ, मैं नहीं दूंगा पैसा, ऐसा बी बोल रहा है. Examine whether B can escape from the liability. Escape का मतलब होता है क्या B उसके liability से भाग सकता है क्या? बताओ, पहले बताओ, yes or no? No, not at all. Tell me the provision. Tell me the provision. A, B and N are co-sureties. क्या B उसके liability से भाग सकता है क्या? नहीं. Tell me the provision. B को पता नहीं ना, वो तभी तो. That is implied contract between co-sureties. If one of the sureties pay on behalf of another one, another will have to impliedly repay the amount. कितना सोपा है, कितना सिंपल है. Co-sureties are liable to contribute equally. That is the provision. अभी तो लिखा लास्ट में. क्या भी उसके लाइबिलिटी से escape हो सकता है? नहीं, भाग नहीं सकता लाइबिलिटी से. कितना पे करना पड़ेगा बी को? इक्वल कंट्रीब्यूशन में पे करना पड़ेगा. इसका आंसर बनाओ. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. प्रोविजन लिख दो और लास्ट में कैन बी एस्केप और ही कैन नॉट एस्केप आपको लिखना है.
जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल वो भी लिख सकते हो, क्वेश्चन दिखाओ। ओके, अभी मुझे देखना है कितने अच्छे से कोई आंसर फ्रेम कर सकता है। क्या आप कोश्योरिटी का मीनिंग लिखोगे, क्या आप उसका प्रोविजन लिखोगे, आप कैसे उसको फ्रेम करोगे। दैट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आई सेड, ये क्लू है। इतना रेफर करके लिखो क्या, लिखो रेफर करके लिखो। मजा आ रही क्वेश्चन सॉल्व करने में, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहा तो आपको मजा ही आएगा। मैंने दिए हुए एग्जाम्पल्स को आप हमेशा रिलेट कर पाते हो क्या? थैंक यू। सब लोगों को अपना लिखना है, एक ही दूसरे के नोटबुक में ताका जाकी करना ही नहीं है। बाजू वाला होने वाले वाला एग्जाम में आपको मदद करने को, ना ही आप जाने वाले हो किसी और को मदद करने को। क्वेश्चन दिया है, अपना अपना अटेम्प्ट करो। आई जस्ट वॉन्ट टू चेक आप कैसे फेस करते हो क्वेश्चंस को। इसका सेक्शन क्या है? नहीं लिखा तो भी चलेगा, बता दूं क्या? सेक्शन 146 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। श्योरिटी इज लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली, मैंने तो प्रोविजन भी बता दिया, आपको तो छापना है सिर्फ। नाउ हाउ यू विल फ्रेम द आंसर इन योर ओन वर्ड्स। अपने को कोई बर्डन नहीं रहता है एग्जाम में, एज इट इज लिखना है, बस की वर्ड्स आपके आंसर में आने चाहिए और मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, इंग्लिश कुछ भी कुछ। पीछे तुम दो लोग भूषण और गौरव मिलके क्यों लिख रहे हो? एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आए, तोड़ तोड़ के क्वेश्चन पढ़ोगे तो सब बहुत इजी लगेगा आपको। और इनफैक्ट जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना आंसर इजी होता है। मोस्टली चीजें आर गिवन इन द क्वेश्चन ओनली। शौनक, तू बॉटल आधी भर के लाता है, 1/4 भी नहीं, और फिर से पानी भरने चले जाता है। पूरी बॉटल भर के लाया करना। बाहर बैठा था, तकलीफ हो रही है, मुझे लगा तू पानी भरने गया। मुंह पे पानी मार के आजा। सफोकेशन हो रहा है क्या सबको ही? कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, पानी पियो बीच में थोड़ा। लाइट आई है कैसे समझता है?
आंसर हो गया? हाँ, रीड करो गौरव. गुड आंसर. बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप को श्योरिटी का मीनिंग भी लिखो. को श्योरिटी इज अ पर्सन हु गिव्स डेट मोर देन वन पर्सन गिव गारंटी टू द डेट. वो भी ऐड करना है. बोलो. And the same letter using identified to a provision is also ओके. is liable to be not done. वेरी नाइस. हाँ, कबीर बोलो. कबीर सिंह. किसी ने जॉइंटली या सेवरली लाइबल क्यों नहीं लिखा? यू हैव राइट. ओके, लिखा. हाँ, मैं लिखवाती हूँ, आप लिखो. लिखा. क्या आपके आंसर में को श्योरिटीज का मीनिंग आया? क्या आपके आंसर में श्योरिटीज और जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल आया? आया. इक्वली लाइबल टू कंट्रीब्यूट. जॉइंटली एंड सेवरली का मतलब होता है कि 3 को श्योरिटीज है. एक श्योरिटी अदर्स के बिहाफ पे पैसा पे कर दे, तो क्या दोनों को उसको कंपेल करना पड़ेगा? दैट इज जॉइंटली एंड सेवरल लाइबिलिटी. आइदर सब मिलके साथ में जाके क्रेडिटर का लोन दो, या अकेला जाके क्रेडिटर का लोन दो. क्रेडिटर को तो पैसे से मतलब है. दे आर लाइबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली, दैट इज द प्रोविजन, बट दे आर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल. दैट शुड ऑल्सो बी देयर इन योर आंसर, है ना? हाँ, मंथन क्या लिखा? रीड करो आंसर. हाँ. को श्योरिटी का क्या हो गया? हाँ, करेक्ट. एग्जैक्टली. ओके. escape from the liability. Very nice. Okay. परफेक्ट. जॉइंटली एंड सेवरली लिखो. ठीक है. इक्वली तो अलग कंसेप्ट है, जॉइंटली एंड सेवरली. हाँ, पढ़ो. सेक्शन वेक्शन कुछ नहीं. अच्छा, पढ़ो. हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो. ओके.
146 और 147 दोनों सेक्शंस लिख दिए है ना. को श्योरिटी इज लाइबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली. 146 वॉज इन अ प्रोविजन. दो प्रोविजन है ना, लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली और सेकेंड वाला है कि लाइबल टू कंट्रीब्यूट अप टू द स्पेसिफाइड लिमिट विच यू हैव मेंशन्ड. ठीक है, कंक्लूजन पढ़ो. फैक्ट को रिलेट करना है एंड देन यू विल हैव टू फाइनली सेज दैट कैन बी एस्केप और ही कैन नॉट. क्वेश्चन नंबर 6 देखो तो. क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर चेतन, अच्छे से आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 2 मिनट, अच्छे से रीड करो सब लोग. सेम है कि कुछ अलग है? देख लो एक बार, चेक कर लो, थोड़ा डिफरेंस लग रहा है. और उसमें इसमें तो इनफैक्ट ये भी दिया है कि इट वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू श्योरिटी. उसमें तो हमें समझना पड़ा था. इसमें इट इज क्लियरली गिवन. सवाल ही नहीं आता सोचने का. Provision would be same. Conclusion and fact would be different. Can you write it by your own अभी perfectly एकदम? ठीक है, that will be your homework. Okay, that will be your homework. हमने क्या किया, 3, 4, 5, 6 कंसिडर कर रही हूं अभी का. नंबर 9 क्वेश्चन देखो तो, अच्छे से पढ़ो. नंबर 9 क्वेश्चन, क्रेडिट पे दिया है, गारंटी रिवोक किया है, 40,000 का हुआ है बिल. सिंपल है. मैं सॉल्व करूं तो मुझे थोड़ा टफ जाएगा, बट आपके लिए तो एकदम यू है, बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे आप. क्या हुआ पलक, क्यों? होशियार बच्चे हो आप, ब्राइट हो एकदम, इसके लिए. सच में. क्वेश्चन समझाऊं कि समझ गए? समझ गए, लिखो फिर आंसर. लिखो लिखो आंसर, अटेम्प्ट करो, मस्त पैकी लिखो. प्रोविजन, कंक्लूजन. प्रोविजन क्या है वही तो आपको लिखना है. गारंटी कौन सी है देखो ना, टाइप्स ऑफ गारंटी. an amount of 1 lakh for which Sharma will supply from time to time. टाइम टू टाइम 1 लाख तक का गारंटी दिया है. मतलब कभी 10,000 का मटेरियल लेगा, कभी 20 का, कभी 40 का, है ना. टाइम टू टाइम सप्लाई करेगा, ओनली अप टू 1 लाख रुपीज ऑन क्रेडिट बेसिस. उसका गारंटी किसने लिया है? मनोज ने. 1 महीने के बाद मनोज ने अपना खुद का गारंटी रिवोक कर दिया, बोले मेरे को नहीं गारंटी देना. बट तब तक 40,000 का माल, 40,000 का मटेरियल सप्लाई हो चुका था, राइट. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रजन ने अगर 40,000 का पेमेंट का डिफॉल्ट किया तो क्या मनोज 40,000 तक लाइबल है क्या, विच इज ऑलरेडी सप्लाइड.
So that is a part of continuing guarantee. Guarantee given for series of transaction up to specified limit, that is up to rupees 1 lakh. Before revocation, Manoj will be liable. But after revocation, for future transaction, Manoj will not be liable. Bolo. हाँ, he revoke. कहाँ है? Manoj revoke the guarantee. So it will be assumed as if उसने notice दिया है. नोटिस देना मतलब जरूरी नहीं कि लिखवा के ही देना चाहिए, बट ही रिवोक बाय कन्वेइंग. कंसिडर नहीं, इट इज ऑलरेडी गिवन दैट शर्मा हैड सप्लाइड ऑन क्रेडिट. आफ्टर 1 month ही हैड सप्लाइड ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000. हम कंसिडर कुछ नहीं करेंगे लॉ में. एवरीथिंग विल बी ऑन फैक्ट बेसिस. वी वोंट अज्यूम एनीथिंग. अभी मुझे इसका आंसर चाहिए मस्त पैकी. हाउ विल यू राइट द आंसर? How will you explain the provision? How will you explain the continuing guarantee? स्पेसिफिक गारंटी एक्सप्लेन करने का नीड है क्या? देख लो. सो एक्सप्लेन करने का नीड नहीं है तो मत करो. कंटिन्यूइंग. एग्जैक्ट प्रोविजन चाहिए मुझे इन ब्रीफ, प्लस मुझे अच्छे से कंक्लूजन चाहिए आपका. कंक्लूजन में आपका फैक्ट भी आएगा और आपका ये भी आएगा कि 40,000 का पैसा देना है नहीं देना है. रिवोकेशन तक वो लाइबल है, रिवोकेशन के बाद वो लाइबल नहीं है, वो सब आना चाहिए उसमें. हु सेड मैम? नो वन. ठीक है, लिखो. सोच समझ के अपने अपने बुद्धि से लिखो. सबका आंसर अलग होने वाला है, किसी का आंसर सेम नहीं होगा, सबका इंग्लिश अलग है. आई जस्ट वॉन्ट की वर्ड्स टू बी देयर. और अगर कोई डेफिनेशन होती है तो एज इट इज चाहिए, ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी कुछ नहीं. चलो टाइमर लगा के सॉल्व कर दे. आई विल गिव 5 minutes टू दिस क्वेश्चन. 5 मिनट एक क्वेश्चन के लिए बहुत हो गए. एग्जाम में उतना भी नहीं मिलेगा. चलो टाइम स्टार्ट्स नाउ. 5 मिनट बाद पूछूंगी, जिसका हुआ मैं समझूंगी स्पीड अच्छी है. कंटिन्यूइंग गारंटी का सेक्शन देख लो. एग्जाम में यू आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर द सेक्शंस, दीज काइंड ऑफ सेक्शंस. So it is not mandatory that you should write sections in the exam. You can just write according to the provision of Indian Contract Act 1872. It is the section 130. 130 is the discharge of surety by revocation, by notice, of course. ये सारे क्वेश्चंस ऐसे लग रहे हैं ना कि हमने कंसेप्ट में ही पढ़ लिए हैं. एग्जाम्पल से पढ़ाती हूँ. आई ऑलवेज टेक एग्जाम्पल देन कंसेप्ट, क्योंकि पहले दिमाग में पिक्चर आ जाए फिर पिक्चर का नाम. कभी कभी पिक्चर का नाम नहीं याद रहता है, लेकिन उसके बीच में क्या हो रहा है मसाला याद रहता है. तो दैट इज माय इंटेंशन. बाहर क्या देख रहे हैं? अभी आते जाते रहेंगे लोग. इग्नोर. अपना अपना काम करो, नहीं तो मैं दरवाजा लगाऊंगी. देखो हो गया. वाह. ये देखो इसका 3 मिनट में हो गया. यू हैव जस्ट 2 मिनट लेफ्ट. कंप्लीट द आंसर. अच्छे से लिखा.
चेक कर लो एक बार, क्योंकि 3 मिनट में हुआ मतलब स्पीड अच्छी खासी है, विच इज वेरी गुड। हुआ क्या गौरव? नहीं, सोच रहा है क्या लिखना चाहिए। इधर कार्तिक लिख रहा है, लिख पा रहा है, जम रहा है। सोमेश जम रहा है, ट्राई कर रहा है। भावेश जम रहा है कि? भावेश ही ना? भूषण, भूषण सॉरी। जम रहा है क्वेश्चन का आंसर लिखना। इधर रोहन को जम रहा है। रोहन और गौरव को वैसे काफी टाइम हो गया, ये तीनों नए बच्चे थोड़े ज्वाइन हुए हैं। जैसे भी जम रहा है लिखो, ट्राई करो अटेम्प्ट करने का। हो गया मंथन? 4 मिनट में हो गया उसका। वो लिक्विडेटेड डैमेज का क्वेश्चन अभी इसके बाद तुरंत करेंगे, अदरवाइज टुडे ऑल्सो विल फॉरगेट दैट। हो गया, टाइम अप हो गया है। किसका आंसर होने में ही है और किसका आधा भी नहीं हुआ? आधा भी नहीं हुआ। चलो यश रीड करो क्या है। ओके, Yet guaranteed to pay for all the series of transactions. Open the left will allow to receive by that. The book is guaranteed after the good will increase 40,000. ओके, ओके, परफेक्ट। सेकंड नंबर पे हाँ मंथन बोलो। बोलो बोलो मंथन बोलो, डिस्टर्ब मत हो जाओ। हाँ, परफेक्ट। इट एंड्स आफ्टर रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। ठीक है, हाँ, कंक्लूजन। बिफोर द रिवोकेशन। परफेक्ट, वेरी नाइस। लाइट नहीं चाहिए, मतलब लाइट बचाना, इसके लिए कर्टन खोले थे। हाँ एक्चुअली, क्या करके गए क्या पता, क्या करके गए, अंधेरा करके गए। बोलो बोलो। हम्म, परफेक्ट।
कंक्लूजन में डुप्लीकेशन नहीं चाहिए, प्रोविजन में प्रोविजन, कंक्लूजन में आप थोड़ा सा फैक्ट ऑफ द केस को एक्सप्लेन करके फाइनल लाइन लिख सकते हो, दैट but that line you will have to relate it with question, then write down the final line. But डुप्लीकेशन मत करो, प्रोविजन भी ये भी वो भी मत लिखो. देखो क्वेश्चन नंबर 1 मार्जिन में कहीं तो मार्क कर लो, मार्जिन में कहीं तो लिख लो. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, दीज आर योर होमवर्क. अगर होमवर्क नहीं किया तो मेरे क्लास में आने का नहीं. ये सिर्फ 5 क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन है, कितना टाइम लगेगा? मैं 5 मिनट पर क्वेश्चन भी पकड़ू, 6 5 30, यू विल टेक हार्डली 45 मिनट्स. अभी अभी एक क्वेश्चन को मैंने 5 मिनट दिया था, आपने 5 से 6 मिनट में कंप्लीट कर लिया. घर पे पकड़ो 6-7 मिनट. So you can complete 5 questions hardly in 40-45 minutes. No problem with that. Tomorrow I want homework compulsory. Yes. Monday तक, आज क्या डे है? मतलब तुम लोगों को सैटरडे संडे 2 दिन चाहिए? यस, कौन बोला निर्लज्जम सदा सुखी? जाओ बाहर जाओ, मैं थोड़ी बोल रही हूँ बाहर मत जाओ, बाहर से आके होमवर्क करो. नहीं. अच्छा कितने क्वेश्चन है गिनो तो. 3 क्वेश्चन कल करो, ठीक है? फर्स्ट 3 क्वेश्चंस tomorrow and remaining 3 questions on Monday. And if anyone can complete all the questions by tomorrow, that will be great. देख के नहीं, मन से. मेरे को बुक की लैंग्वेज और आपकी लैंग्वेज समझती है, बोलो. देखो तुम लोगों के हिसाब से आप वो चीजें मैनेज करो, नोटबुक कितना करना है, क्या करना है. मैंने एक बोल दिया, एक ऑन एन एवरेज लॉ के लिए रेगुलर नोटबुक है, उसमें आप क्वेश्चन पीछे से उल्टा लिख सकते हो. आपका अगर खत्म होने को आ रहा है तो आप उसको कंप्लीट करके वाइंड अप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी उतना तो आप कर लोगे ना डिसीजन मेकिंग. हाँ तो डू इट लाइकवाइज, क्योंकि आपको ये जो आपके नोट्स है बहुत टाइम तक मेंटेन करना है. इसके लिए मेरा कंसर्न है कि अच्छे से ढंग से बड़ी नोटबुक बनाओ या अच्छे से रखो. बाकी मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप पेजेस पे लिख के वही भी ठीक से रख सकते हो, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. मेरा वो काम नहीं है. ओके, सो मैनेज अकॉर्डिंग टू यू, योर मैनेज अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट. लिक्विडेटेड डैमेज का क्वेश्चन लिखते ना, बहुत दिन हो गए उस अटके पड़े. I will change the momentum now. ये देखो आ गया, अलग झपकते क्वेश्चन आ जाता है आपके पास. Liquidated damage is a genuine pre-estimate of compensation of damage for certain anticipated breach. Liquidated damage एक genuine amount है loss का. Genuine amount है, तुम लोगों को अंधेरा पड़ रहा है क्या? Genuine amount है loss का, whereas penalty on the other hand is extravagant amount stipulated and is clearly unconceivable and has no comparison to the loss. पेनल्टी मतलब ओवर एंड अबाव अमाउंट है लॉस का. मैं अगर किसी पार्टी के साथ 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ, ओके, 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट में डिफॉल्ट किया, आइदर ऑफ द पार्टीज ने, चाहे सामने वाली पार्टी ने डिफॉल्ट किया या मैंने डिफॉल्ट किया, तो इट इज प्रीफिक्स्ड एज इफ हमें एक अंदाजे 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस का क्या होने वाला है, नुकसान होएगा. मतलब 50,000 का 10% विल अमाउंट्स टू 5,000 rupees. Right. So 5,000 rupees would be my liquidated damage. Is exact pre-estimate of the amount of the loss. Right. But अगर हमने 50,000 का ट्रांजैक्शन किया और दोनों पार्टीज ने ऐसे डिसाइड किया, अगर
किसी पार्टी ने ट्रांजैक्शन फुलफिल नहीं किया या फिर ब्रीच किया या फिर डिफॉल्ट किया, तो वो केस में आपको 25,000 रुपया भरना पड़ेगा। तो ये जो 25,000 रुपया है, क्या एकदम एग्जैजरेट करके है लॉस का अमाउंट? लॉस तो मेरा 5,000 ही होने वाला है, ये मेरे को पता है, एस्टिमेट अंदाज है। 10% of the contract price would be my loss, so that would be considered as liquidated damage। पर हमने म्यूचुअल एग्रीमेंट से दोनों पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट का पेनल्टी क्या डिसाइड किया? इट वुड बी 25,000। अभी बताओ, कॉन्ट्रैक्ट के 50% ऑफ अमाउंट क्या लॉस हो सकता है क्या? और अगर ऐसा है तो क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा, है ना। तो 25,000 रुपया मैंने पेनल्टी क्यों डिफाइन की कि ना मैं ना ही अदर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करे, हम दोनों में से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ना करे, इसके लिए मैंने ऐसे एकदम अनसर्टेन अमाउंट को एज अ पेनल्टी रखा, शिक्षा रखा, पनिशमेंट रखा। जैसे कि कोई भी क्राइम करने से पहले या कुछ भी करने से पहले अगर डेंजर वाली पनिशमेंट होगी, जैसे अगर मर्डर किया, मर्डर के लिए इमेजिन पनिशमेंट है फांसी की सजा, या पूरी जिंदगी भर आपको जेल में सड़ना पड़ेगा। सो ये सजा सुन के ही आप क्या मर्डर जैसा क्राइम करोगे? अल्टीमेटली नॉट। सो पेनल्टी इज एक्स्ट्रा ओवर एंड अबाउ अमाउंट ऑफ द लॉस। लॉस जितना होगा उससे कई ज्यादा, उससे कई टाइम्स ज्यादा क्या हमारा अमाउंट रहेगा पेनल्टी का? यस। सो हमें इसको एक्सप्लेन करना है। अल्टीमेटली हमें क्या एक्सप्लेन करना है कि लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है और पेनल्टी क्या होता है। फॉरेन लॉ में लिक्विडेटेड डैमेज को क्या कंसीडर किया जाता है या इंडियन लॉ में लिक्विडेटेड डैमेज को क्या कंसीडर किया जाता है? मैं आपको कंसेप्ट फिर से पढ़ाती हूँ। इंडियन लॉ में, इंडियन लॉ के हिसाब से ये जो लिक्विडेटेड डैमेज और पेनल्टी है, लेट्स से 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन पार्टी ए एंड पार्टी बी। Now the estimated amount of the loss, that is estimated amount of the liquidated damage would be 10% of the contract price, that is 5,000। अभी हमने वो भी किया प्लस म्यूचुअल अरेंजमेंट भी किया कि बोले दोनों पार्टीज में से अगर किसी ने ब्रीच किया तो उसको 25,000 रुपया भरना पड़ेगा, 25,000 रुपया भरना पड़ेगा। ये बहुत ही ज्यादा हो गया, तो ये 25,000 would be termed as penalty, 5,000 would be termed as जाके कल जाके हमने दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर लिया तो डैमेजेस और पेनल्टी भरने का सवाल ही नहीं आता। बट इन केस किसी एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, मतलब फुलफिल नहीं किया, तो क्या दूसरी वाली पार्टी को लिक्विडेटेड डैमेज और पेनल्टी भरना पड़ेगा? हाँ, भरना पड़ेगा। अभी मैं एक पार्टी हूँ, इमेजिन करो मैंने ही डिफॉल्ट किया या मैंने ही कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया। मैं सामने वाले पार्टी को बोल रही हूँ मेरे से ब्रीच हो गया, ड्यू टू सम जेन्युइन रीजन आई कुड नॉट कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, सो आई एक्सपेक्ट कि आप मुझसे क्या करो, सिर्फ डैमेजेस लो, पेनल्टी ना लो। बट पेनल्टी वाज पार्ट ऑफ अवर कॉन्ट्रैक्ट। यस इट वाज, यस इट वाज। अगर किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया तो उसको पेनल्टी भरना पड़ेगा। मैं हूं कि मैं पेनल्टी भरने के लिए तैयार ही नहीं हूं, अब क्या करें? क्या सामने वाली पार्टी विल हैव ऑप्शन टू गो टू कोर्ट? Yes, definitely. Another party or aggrieved party can definitely go to court. बोल सकती है सर देखो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा डील हुआ था। क्या डील हुआ था? बोले किसी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो पेनल्टी के डैमेजेस के साथ साथ आपको पेनल्टी भी भरना पड़ेगा, ये हमारा डील है। और ये देखो सामने वाली पार्टी एक तो डिफॉल्ट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रही है और पेनल्टी भरने के लिए तैयार नहीं। नाउ टेल मी, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन आई थॉट, आपको क्या लगता है कोर्ट कितना सैंक्शन करेगा? ओनली रीजनेबल डैमेजेस, दैट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस। जो कि क्या यहाँ पे एग्जैक्टली क्या बोला था कि कोर्ट में भी पनिशमेंट का अमाउंट रिड्यूस कर सकता है, बट बढ़ाएगा क्या? नहीं बढ़ाएगा। सो कोर्ट विल सैंक्शन ओनली द रीजनेबल अमाउंट ऑफ द लॉस। व्हाट वुड बी द रीजनेबल अमाउंट? आइदर आपका 5,000, 6,000 जितना भी हुआ रहेगा, कोर्ट की तरफ से वही सैंक्शन करेगा। सो बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि फिर मैम पेनल्टी देना इनवैलिड क्यों नहीं है? पेनल्टी आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करना इज एज वैलिड एज डैमेजेस, बट पेनल्टी कोर्ट से सैंक्शन करवाना इट इज नॉट मैंडेटरी, बिकॉज कोर्ट विल ऑलवेज सैंक्शन द रीजनेबल अमाउंट। जितना लॉस हुआ है
तो कोर्ट मुझे कितना पे करने के लिए बोलेगी सामने वाले पार्टी को? मेरे को 5,000 रुपया डिफॉल्ट या ब्रीच का पे करना पड़ेगा। क्या मुझे 25,000 पे करने की जरूरत है? नो, आई डोंट नीड टू पे द 25,000 रुपीज। अगर ये केस कोर्ट तक पहुंचा तो, अगर किसी पार्टी ने डिफॉल्ट किया तो, अगर किसी पार्टी ने ब्रीच किया तो की बात है सारी। हैव यू अंडरस्टूड? ये देखो, ने आपको लिक्विडेटेड डैमेज और पेनल्टी लिखने के लिए बोला था, दैट वाज योर होमवर्क। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? यस एवरीवन। आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, सेक्शन 74 lays down, if the parties have fixed what the damages will be, the court will never allow more. डैमेज से ज्यादा का अमाउंट किसका होता है? पेनल्टी का। क्या कोर्ट अलाउ करेगा? कोर्ट विल नॉट अलाउ मोर, बट कोर्ट में अलाउ लेस। कोर्ट को अगर सही लगे तो वो लेस अलाउ कर सकता है, बट ज्यादा अलाउ नहीं करेगा। अ डिक्री इज टू बी पास्ड ओनली फॉर द रीजनेबल कंपेंसेशन नॉट एक्सीडिंग द सम नेम बाय पार्टीज, है ना? रीजनेबल कंपेंसेशन विल बी अलाउड एज अ डिक्री फ्रॉम द कोर्ट। Thus, Section 74 entitles a person complaining of the breach of contract to get the reasonable compensation and does not entitle him to realize anything which is a penalty. क्या आपको reasonable compensation मिलेगा? That is liquidated damage. हाँ, but क्या penalty मिलेगा? नहीं, because that will be over and above the reasonable compensation का amount. ये इंडियन लॉ का चीज आपको एक्सप्लेन करना है। बोलो। Court will allow the actual loss. Then court will allow the actual loss less. एक्चुअल लॉस तक कोर्ट की लिमिट है। एक्चुअल लॉस से ज्यादा मतलब पेनल्टी सब समझेंगे, पेनल्टी नहीं देगा कोर्ट, कम करवाएगा, कम करवाएगा। प्रीफिक्स डैमेजेस अगर 5,000 है, रियलिटी में 3,500 का लॉस हुआ है, कोर्ट कैन अलाउ लेस बट नॉट मोर देन 3,500। मोर होगा तो ही विल अलाउ अप टू 5,000 or 6,000, whatever the loss amount may be. Till loss amount court can exceed till loss का amount, but loss से 1 रुपया भी ज्यादा court cannot sanction. That would be penalty then. So court जितना अलाउ करेगा उतना ही another party will have to pay. Court won't allow 50,000 का डैमेज, वो तो फिर 5 लाख बोलेगी, 50 लाख बोला है। So court won't, because that will be penalty. So court cannot sanction that much amount. Court will sanction only up to the limit of her parcel. 5,000 6,000 जिसने जितने का भी फूड मंगवाया है उतने का। Now can you write the answer कि मैं लिखवाऊं? लिखा है, ओके। क्या करें, लिखवाऊं? चलो लिखो। आप टाइम हो गया कि मैम को भगा देते हो? दैट इज सो डिसअपॉइंटिंग। अच्छा, भगा नहीं रहे। यू कैन सिट हियर बट पढ़ाओ मत। अच्छा अच्छा, चलो चलो, आई वॉज जस्ट किडिंग, इट्स ओके। कल मैं लिखवाती हूँ, फिर वापस आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं ये आंसर लिखवाती हूँ, फिर अगला चालू करेंगे। टुमारो आई वांट फर्स्ट 3 क्वेश्चंस अलोंग विद द डिफरेंस का बुक। शौनक डिफरेंस का बुक लाना है। ये टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस चाहिए पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेज का, प्लस इसके आगे का डिफरेंस चाहिए। वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे। थैंक यू सो मच। अभी थोड़ा आज गर्मी का है, पानी वानी ज्यादा पियो, स्टे हाइड्रेटेड, मतलब यू विल फील बेटर, है ना?